अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मोहम्मद यूसुफ हेयर। तो आज एक ऐसा टॉपिक सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 19वें चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से जो तकरीबन ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किलात का सबब बनता है। काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इस टॉपिक को याद करने में, लेकिन आज हमने इस टॉपिक को आपके सामने यहाँ पे एक ऐसे अंदाज में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर एक आसानी से आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल, अगर बात करें इस टॉपिक से हटकर, तो आपको पता है कि मुर्गियाँ तो सबने देखी हैं और मुर्गियों का अंडा जिसको हम एग बोलते हैं वो भी आप लोगों ने देखा होगा और खाया होगा। तो जो hen है, मुर्गी है, मुर्गी के अंदर एक अंडा बाहर आने के लिए जो वक्त लेता है वो है 22 घंटे। मतलब कि मुर्गी के अंदर जो एग है वो हर 22 घंटे बाद, मतलब कि 22 घंटों के बाद वो तैयार हो जाता है कि मुर्गी उसे बाहर खारिज कर दे। और उसके अंदर जो डेवलपमेंट है चिक की, चूज़े की, वो तकरीबन 21 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद बच्चा जो है वो अंडे से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब हम अंडा मतलब कि मुर्गी देती है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है ताकि उसकी जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट किया जाए। और वो जो टेम्परेचर है, हम लोग क्या करते हैं रिवायती तौर पर घरों में, वो जो अंडे हैं वो मुर्गी के नीचे रख देते हैं। तो मुर्गी के अंदर जब मुर्गी के नीचे जब अंडे रखते हैं तो मुर्गी के टेम्परेचर की वजह से वो जो अंडा है उसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और वो जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा अगर हम फार्मी मुर्गियों की बात करें, वहाँ पे अंडे काफ़ी कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में मिलते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे अंडों पर हम मुर्गियाँ बिठा दें। इसी वजह से उनको एक मशीन के अंदर अंडों को रखा जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए और बच्चे बाहर निकाले जा सकें। तो लेट मी स्टार्ट नाउ, टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आप ज़हन में रखेंगे कि जो चिक है उसकी डेवलपमेंट में सबसे पहला पॉइंट, एग जो है वो रेडी हो जाता है लेग मतलब कि बाहर आने के लिए तकरीबन 22 घंटों के बाद। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ चिक, अंडे के अंदर जो डेवलपमेंट है चिक की वो कंप्लीट हो जाती है 21 डेज में। और जो टेम्परेचर है जो रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक और चीज, फर्टिलाइजेशन, मुर्गी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जो फर्टिलाइजेशन जिस्म के या बॉडी के अंदर हो, फीमेल की बॉडी के अंदर, उस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम नाम देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब मुर्गी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब यहाँ पे आपकी बुक में जो मतलब स्टेप्स हैं, मोरूला, ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन वगैरह, लेकिन वो उनको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको माइंड में रखना होगा ताकि आप लोग आगे आसानी से याद कर सकें। तो वो जो चीज़ें हैं आपने इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ये फीमेल मतलब मुर्गी जो है उसके अंदर का ये पार्ट है। अब ये ओवरी है, आपको पता है ओवरी ने एग को बनाना होता है, एग को बनाएगी, यहाँ पे छोड़ देगी और एग जो है
वो लाजमी तौर पर ध्यान में रखें। एग जो यॉर्क है उसको हम एग बोलते हैं। अब यहाँ से यॉर्क अंदर आ जाएगी, एग यहाँ पे आ जाएगा और ये पार्ट है इनफंडिब्यूलम। अब इनफंडिब्यूलम के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब यहाँ पे स्पर्म आ जाते हैं, एग भी आ जाता है ओवरी से और आपस में फ्यूज अप हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब जो इनफंडिब्यूलम है ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। इसके बाद ये वाला पार्ट इसको हम मैग्नम कहते हैं। ये जो मैग्नम है, मैग्नम के अंदर जो अंडा होता है, अंडा उसका जो वाइट पोर्शन है, जो अंडे की सफेदी है, जर्दी के बाद जो सफेदी होती है उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, अब एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस कहां पे होती है? मैग्नम में। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनफंडिब्यूलम, सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन मैग्नम में। इसके बाद है इस्थमस, जो अगर आप लोगों ने उबला हुआ अंडा जो है वो खाया होगा, सबसे बैरूनी खौल जो सख्त होता है जिसको तोड़ा जाता है, उसके अंदर एक बिल्कुल बारीक सी झिल्ली नुमा साफ नजर आती है, उसको हम नाम देते हैं शेल मेम्ब्रेन का। अब ये जो शेल मेम्ब्रेन है उसको कहां पे तैयार किया जाता है? इस्थमस में। इसके बाद लास्ट में जो खौल है अंडे का जिसको हम शेल कहते हैं, वो ओविडक्ट या यूट्रस के अंदर इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे मुकम्मल एग अंडा जब बन जाता है तो उसको कोलोन से बाहर खारिज कर दिया जाता है। अब ये आपके सामने जो है एग है, इसकी सबसे बैरूनी जो सख्त कवरिंग है वो शेल कहलाती है। उसके बाद जो बारीक कवरिंग होती है उसको हम शेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं और अंडे की जो जर्दी है उसको हम यॉर्क कहते हैं। अंडे की जर्दी के ऊपर एक छोटी सी डिस्क पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं सबसे पहले शेल, उसके बाद शेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सफेदी, उसको हम नाम देते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के बाद जो है यॉर्क है, यॉर्क के ऊपर एक छोटा सा पार्ट डिस्क पाई जाती है प्रोटोप्लाज्म की, उसको हम नाम देते हैं डिस्क्वाइडल डिस्क का। अब एक चीज लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे कि जो सारा अंडा है, इस पूरे अंडे से बच्चा नहीं बनेगा, बच्चा सिर्फ एक छोटी सी डिस्क से बनेगा जिसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्क्वाइडल डिस्क का। इसके बाद हमारे पास स्टेप्स आते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक के। तो सबसे पहला स्टेप है क्लीवेज, लाजमी ध्यान में रखें। क्लीवेज में एक सीरीज होती है माइटोटिक डिवीजन की, मतलब सेल जो है वो जो क्लीवेज है वहां पे डिवीजन होती जाएगी माइटोसिस की मदद से सीरीज, जिसके बाद एक मास बनेगा सेल्स का जिसको हम मोरूला कहेंगे। लेकिन ये जो सीरीज है डिवीजन की, उस सीरीज को हम नाम देते हैं क्लीवेज का। और ये जो क्लीवेज है वो डिस्क्वाइडल डिस्क के ऊपर होती है, इस वजह से इस क्लीवेज को हम डिस्क्वाइडल क्लीवेज का भी नाम देते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले क्लीवेज माइटोटिक सीरीज ऑफ डिवीजन होती है फर्टिलाइज्ड एग पर, उसको हम नाम देते हैं क्लीवेज का। तो ये जो क्लीवेज है वो डिस्क्वाइडल डिस्क के ऊपर होती है, इस वजह से इसको हम डिस्क्वाइडल क्लीवेज का भी नाम देते हैं। अब एक और चीज अगर ध्यान में रखें, ये डिस्क्वाइडल डिस्क क्या है? तो ये स्मॉल डिस्क है, छोटी सी डिस्क है प्रोटोप्लाज्म की, जो यॉर्क के ऊपर मौजूद है, जिसके ऊपर क्लीवेज का प्रोसेस होता है, उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? डिस्क्वाइडल क्लीवेज का। तो ये जो यॉर्क है उसके दो पोल होते हैं, उनमें से एक पोल है एनिमल पोल, एनिमल पोल के ऊपर ही ये डिस्क मौजूद होती है। तो ये हमारे पास थी क्लीवेज। क्लीवेज का अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न आपके सामने है। फर्स्ट करते हैं, ये हमारे पास जो है डिस्क्वाइडल डिस्क है। डिस्क्वाइडल डिस्क के ऊपर सबसे पहली डिवीजन इस तरह होगी वर्टिकल, तो दूसरी जो है वो भी वर्टिकल, तीसरी आप देख सकते हो पहले दो जो हो चुकी थी वो वर्टिकल थी, तीसरी जो है हॉरिजॉन्टल है। इसके बाद जितनी भी आएगी वो इर्रेगुलर होंगी, उनकी कोई भी तरतीब नहीं होगी। तो इसी वजह से कहते हैं
फर्स्ट जो है वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन है, सेकंड भी वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन है, थर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ डिवीजन है। सक्सेसिव का मतलब है जितनी भी बार बाद में आएंगी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, तो जितनी भी आती जाएंगी वो इर्रेगुलर होंगी। तो इसके बाद क्लीवेज के बाद आप देख सकते हैं एक क्लोज्ड पैक्ड राउंड मास बना है सेल्स का, उसको हम नाम देंगे किस चीज का, मोरुला का। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पे सेल्स बने हैं तकसीम से, उन सेल्स को हम ब्लास्टोमेयर का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मोरुला की बात करते हैं। क्लोज्ड राउंड पैक्ड मास ऑफ सेल है और उन सेल्स का नाम है ब्लास्टोमेयर। इनको हम नाम देते हैं क्लोज्ड मास ऑफ सेल्स को मोरुला। अब ये जो मोरुला है किस चीज के रिजल्ट में बनता है? इससे पहले क्लीवेज हुई थी, क्लीवेज के रिजल्ट में ही मोरुला बनता है। इसके बाद देखें ये जो मोरुला है इसके गिर्द एक या दो सेल्स की बारीक सी लेयर जो है वो इसको कवर करती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट है और दूसरा पेरिफेरल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट के पास आप देख सकते हैं स्मॉल सेल, छोटे सेल्स होते हैं। तो जो पेरिफेरल या बैरूनी पार्ट है उसके पास फ्लैट सेल्स होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है उसके पास थोड़े से सेल्स हैं और जो बैरूनी पार्ट या पेरिफेरल पार्ट है मोरुला का, उसके पास काफी ज्यादा तादाद में सेल्स नजर आते हैं। तो यहां तक हमारे पास मोरुला का स्टेप भी मुकम्मल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला आप एक पॉइंट ध्यान में रखें, ये जो सेल्स हैं ये सेल्स साइडों की तरफ मतलब मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भी सारे तो सेल हैं, मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करेंगे दीवारों की तरफ। दरमियान में एक कैविटी बनेगी, उस कैविटी को हम नाम देते हैं ब्लास्टोसील का। जब वो कैविटी बन जाती है मोरुला में, तब वो जो मोरुला है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टुला में। तो आप देखें कैसे सेगमेंटेड कैविटी इज प्रेजेंट, वो जो कैविटी है वो मौजूद होती है, जिस कैविटी को हम नाम देते हैं ब्लास्टोसील का। और इस स्टेज पर मोरुला क्या कहलाता है? ब्लास्टुला कहलाता है। अब एक और चीज, ये जो हमारे पास मोरुला था तो सेल्स साइड पर जाना मतलब कि इन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी थी, तो यहाँ पे एक कैविटी बनी थी। ये कैविटी जो है वो ब्लास्टोसील है। अब एक और चीज, ये जो कैविटी है, कैविटी के ऊपर ये जो दीवार है, कैप मौजूद है, इस कैप को हम नाम देते हैं डिस्कॉइडल कैप का। और डिस्कॉइडल कैप का दूसरा नाम है ब्लास्टोडर्म, मतलब जो बैरूनी दीवार है, कैप है, वो ब्लास्टोडर्म कहलाती है या डिस्कॉइडल कैप कहलाती है। अब वो जो मोरुला है, सॉरी ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला की जो दीवार है ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म के इर्द गिर्द का मार्जिनल एरिया, इर्द गिर्द का इलाका जहां पे वो जो मतलब हमारे पास ये ब्लास्टोडर्म के सेल्स होंगे वो यॉर्क के साथ एडहेरेंट होते हैं, साथ कंप्लीटली अटैच नहीं होंगे, थोड़ा सा दूर होंगे। वो जो मार्जिनल एरिया है उसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ जंक्शन का। तो देखें ये यहाँ पे इर्द गिर्द यॉर्क मौजूद है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे यॉर्क मौजूद है और ये वाला पार्ट जहाँ पे यॉर्क जो है वो एडहेरेंट है किस चीज के साथ? ब्लास्टोडर्म के साथ या ब्लास्टोडर्म के सेल्स के साथ। उस जोन को हम क्या नाम देते हैं? उस मार्जिनल एरिया को हम क्या नाम देते हैं? जोन ऑफ जंक्शन का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां तक हमारे पास दूसरा स्टेप भी मुकम्मल हुआ जिसका नाम है ब्लास्टुला, और इसके बाद है गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर मूवमेंट होती है और रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स होती है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स हैं उनकी मूवमेंट और रीअरेंजमेंट होगी, जिसकी वजह से जर्म लेयर्स को बनाया जाएगा। जब जर्म लेयर्स बनती हैं उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज का? गैस्ट्रुलेशन का। तो आए आगे चलते हैं।
अब आप देख सकते हो तारीख मैंने बता दी है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ब्लास्टोडर्म सिपलेट हो जाती है, टूट जाती है दो लेयर में, एपिब्लास्ट में और हाइपोब्लास्ट में। इससे पहले आप यहाँ पे देखें तो ब्लास्टोडर्म बनी थी। ब्लास्टोडर्म ये सिपलेट अप हो जाती है दो पार्ट्स में, एक ऊपर वाली लेयर, एक दूसरी नीचे वाली लेयर। ऊपर वाली लेयर को हम एपिब्लास्ट कहते हैं और नीचे वाली लेयर को हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। तो देख सकते हैं आउटर लेयर है एपिब्लास्ट, इनर लेयर है हाइपोब्लास्ट। तो यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है प्रिजम्पटिव, मतलब जो एपिब्लास्ट है इसने फ्यूचर में जाकर, आगे जाकर एक्टोडर्म को बनाना है और मेसोडर्म को बनाना है। और जो हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट ने फ्यूचर में एंडोडर्म को बनाना है। इसी वजह से आप देख सकते हैं एपिब्लास्ट यहाँ पे EC का मतलब है एक्टोडर्म को बनाएगी और MS का मतलब है मेसोडर्म को बनाएगी। और जो हाइपोब्लास्ट है ये किस चीज को बनाती है, एंडोडर्म को बनाती है। अब इसके बाद दो पार्ट नजर आते हैं, ये सेंट्रल पार्ट और ये पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट को हम नाम देते हैं एरिया ऑफ ओपेका का और सेंट्रल पार्ट को हम नाम देते हैं एरिया ऑफ पेलोसिडा। अब जो एरिया ऑफ ओपेका है ये पेरिफेरल पार्ट है और पेलोसिडा जो है सेंट्रल पार्ट है। ये वाइट इन कलर होता है और ये ट्रांसलूसेंट होता है, नीम शफाफ होता है। इसके अंदर से लाइट पेनिट्रेट कर सकती है और उसके अंदर से लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो ये कंपैरिजन है एरिया ऑफ ओपेका और एरिया ऑफ पेलोसिडा का। इसके बाद नेक्स्ट नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन में जो है वो जो टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।